हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये भी आपका भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भाई रहता है, ठीक है, इसलिए आपको मैं ये इंपॉर्टेंट बोला है, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास सिंपल बात करूं, ये आपके पास अगर ऐसा कुछ लिखा हो, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी। ओके हुआ। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जे होता है राजे पी बी बाई ए। इसका मीनिंग समझिए भाई ध्यान से। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी under the condition that A has already happened, ठीक है। ये जो नीचे वाला पार्ट होगा राजी, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो जो B है दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B अंडर द कंडीशन दैट A इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। ये सिंपल था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B। इसी को हम राजे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, ठीक है। A आपके पास गिवन है, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B की क्या होगी, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम इसके अंदर जो टर्म यूज करेंगे, जैसे उसमें म्यूचुअली एग्जिस्टिव यूज किया था, इसमें हम यूज करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं भाई, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो समझे सबसे पहले मीनिंग क्या होता है इंडिपेंडेंट का, ठीक है। चलिए तो इंडिपेंडेंट का मीनिंग देखते हैं ना जी। इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट के अंदर देखिए इफ occurrence of event A has no impact on the occurrence of B, then we can say that probability of B by A। अगर मान लीजिए A के होने से B के होने तक पे कोई इफेक्ट ना हो, उसको हम बोलेंगे दोनों इवेंट आपके क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जे भाई आपके इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है, अगर पी बी वाई इक्वल टू पी बी ए आ जाए, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि आपके ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन, यहां बोलेंगे इन दिस सिचुएशन ए एंड बी आर said to be, क्या बोलेंगे राजी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। ओके हुआ। ऐसे ही ये बस ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। चलिए आगे है आपके पास डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा, बोलो जी। तो लिख लो भाई, इफ occurrence of event A has some impact on the occurrence of B, then we can say probability B by A। क्या इस केस में हम PB के इक्वल लिख सकते हैं राजे? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये आपके पास डिपेंडेंट की कंडीशन होगी। मींस अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ रही है, तो हम कह सकते हैं जो ए और बी है वही वो मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन बोलो जी, ए और बी आपके पास क्या होंगे, ए एंड बी आर said to be
डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके हुआ, मीनिंग समझ में आया भाई सभी पॉइंट वन बाय वन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट P बाय E टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी B बाय A। इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है राजे, ठीक है। तो लिखिए मेथड नंबर 1, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके बताएंगे भाई आपको क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू, इसमें आपके पास एक इवेंट हैपन हो चुका होगा, ठीक है, मींस गिवन होगा, ठीक है। जो चीज आपके पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैंपल स्पेस को चेंज कर लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को, मान लीजिए दो कॉइन को एक बार फेंका है, ठीक है। मान लीजिए दो कॉइन को मैंने फेंका है साइमल्टेनियसली, ठीक है, और मैं बोलूं एक टॉस के ऊपर हेड प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। वो चीज आपको गिवन होगी ना, तो हेड आपके पास एक पे हेड हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैंपल स्पेस को चेंज कर लो, क्योंकि जो पहले वाली सैंपल स्पेस होगी राजी उसके अंदर क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अगर मैं बोलूं एक टॉस पे हेड प्रोड्यूस हो गया है तो ये तो सैंपल स्पेस थी आपके पास, आपने एस डेस उसको लिख लेना है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। क्योंकि एक पे तो हेड आ ही चुका है ना, तो इन तीनों केस के ऊपर एक पे हेड है, इसका मतलब आपकी सैंपल स्पेस ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लेना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो वर्डिंग की फॉर्म में जल्दी से लिखो भाई इसको, अकॉर्डिंग टू गिवन इवेंट ए चेंज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हम बताएंगे कैसे आपने भाई इसको चेंज करना है, ठीक है। चेंज करने के बाद मान लीजिए आपकी जो सैंपल स्पेस है लेट इट बी एस डैश, ठीक है। सैंपल स्पेस मान लीजिए एस डैश होगी, देन नाउ, तो इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, मींस डिफाइंड, तो जो इवेंट बी है वो हम डिफाइन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, ठीक है। जो सैंपल स्पेस एस डैश होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। नाउ यूज द क्लासिकल फॉर्मूला, है ना, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी बाई ए की जो होगी दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी विच इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू एस डैश डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस डैश। समझे मेरी बात भाई, बोलो। क्वेश्चन के अंदर मैं बताऊंगा कैसे आपने इसका यूज करना है, राइट, बोलो। ओके हो गया भाई। तो पहला मेथड तो ये हो गया भाई, आपने अपनी सैंपल स्पेस को जो कंडीशन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। मेथड नंबर 2, ठीक है, अगर उससे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। तो प्रोबेबिलिटी बी बाई ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ये दोनों है राजे, जो भी यहाँ पे गिवन हो दोनों बी बाई ए है, तो दोनों का आपने क्या निकाल देना है, इंटरसेक्शन निकाल देनी है, डिवाइड बाई जो चीज गिवन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको आप पी ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, चाहे आप पी बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या राजे आपका सेम है, ओके हुआ। चलिए, तो इसको लिख लिया भाई आपने, बोलो। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी जे है और जे है, ये आपकी डिफाइंड होगी राजे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सैंपल्स पे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे होगी, ठीक है। वेयर पी बी इंटरसेक्शन ए, जहां ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ए बोथ आर डिफाइंड, हाँ जी, बोथ आर डिफाइंड या फाउंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे आपके पास पहला जो मेथड था उसके अंदर आपने सैंपल स्पेस जो चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको चेंज कर लेना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप फर्दर भाई यूज करेंगे हम वन बाय वन, ठीक है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक हुआ। चलिए, लिखा भाई यहां तक, दोनों मेथड आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन
एडिशन रूल आपने देख लिए थे, आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिखिए भाई यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना राजे, ये जो नीचे वाला फैक्टर होगा ना जो ऑलरेडी गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू पी बी इंटू, अब बी मेरा नीचे आएगा, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इन जनरल हम ऊपर वाला फॉर्मूला ही लिखते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा राजे। नाउ इफ, ऐसे इधर से ही डिफाइंड हो गया आपके पास। नाउ इफ ए एंड बी, अगर ए और बी दोनों मेरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दैट इज इक्वल टू पी ऑफ बी हो जाएगा। बोलो, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आपके पास वही आ जाएगा, ठीक हुआ। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, बोलो ओके हुआ। तो ये फॉर्मूला आपका कब वैलिड होगा, इफ ए एंड बी बोथ आर, क्या होंगे राजे, इंडिपेंडेंट इवेंट, ओके हुआ। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, मींस अगर इफ ए एंड वी आर डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक हुआ। तो इसका मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब ये शो क्या करेंगे राजे, ये शो करेंगे इफ ए एंड बी बोथ आर डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो आपको भाई हमने मीनिंग बता दिया है, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट का मीनिंग क्या है और डिपेंडेंट इवेंट का आपके पास मीनिंग क्या है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट था और बड़ा ही इजी बड़ा ही सरल मैंने आपके लिए बना दिया है भाई, ठीक है। तो इसका यूज करके आप भाई किसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है। तो जे वाला फॉर्मूला, जे वाला फॉर्मूला, ठीक है, और आपके पास जे वाला फॉर्मूला, ठीक है, उसी का ही जे वाला दूसरा मेथड के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जे वाला और जे वाला दोनों फॉर्मूले आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट की कंडीशन, इंडिपेंडेंट की कंडीशन, राइट। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं बस वैसे वैसे आपने इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है जी। चलिए, तो लिखिए कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रॉनिक 2007, एन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, एक पेपर आपका कंडक्ट कराया गया जिसके अंदर 2 पेपर हैं भाई, पेपर 1 एंड पेपर 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 किसके कलर है जी, 0.3, इसको मैं पी ए बोल दूं, फेलिंग ऑफ पेपर को मैं 0.3 बोल देता हूं, एंड दैट ऑफ इन पेपर 2 इज 0.2, ठीक है। तो P फेलिंग इन पेपर 2 कितनी है भाई इसकी, 0.2, ठीक है। और फेलिंग इन पेपर 2 को मैं P भी लिख दूं भाई, ठीक है, क्योंकि बार बार इतनी स्टेटमेंट बड़ी लिखते अच्छा नहीं लगता, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, हम ऐसे लिख देते हैं। ए का मीनिंग होगा भाई फेलिंग इन पेपर 1, बी का मीनिंग है फेलिंग इन पेपर 2, ठीक है।
गिवन दैट, अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनना भाई, गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन पेपर 2, पेपर 2 में वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, ठीक है। गिवन क्या आपके पास, स्टूडेंट फेल्ड इन पेपर 2 मींस ये हैपन हो गया है भाई, ठीक है। पेपर 2 मींस बी जो इवेंट आपका वो हैपन हो चुका है, ठीक है। Given that a student has failed in paper 2, the probability of failing in paper 1 is 0.6, ठीक है। मतलब क्या हुआ, probability फेलिंग पेपर 2 से वो फेल हो चुका है, मीन जो बी इवेंट आपका हो चुका है, देन फेलिंग इन पेपर 1, उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.6, ठीक है, 0.6, ठीक है। ये स्टेटमेंट का भाई मीनिंग है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट फेलिंग इन बोथ द पेपर इज, तो प्रोबेबिलिटी आपने निकालना है दोनों पेपर से वो फेल हो जाए, तो मींस ए इंटरसेक्शन बी आपने निकालना है। ओके हुआ, तो आपको ये भी क्लियर है पी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, हैपनिंग किसकी हो चुकी है, ये देखो भाई, सबसे पहले बी की, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पी वी इंटू पी ए बाई बी, वेरी गुड, ठीक है। तो पी वी की वैल्यू कितनी है राजे, पी वी है मेरे पास 0.2 इंटू पी ए बाई बी कितना है 0.6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे भाई, 0.12 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.12। अगर कई लोगों का ये वाला फॉर्मूला भी रट्टा होता है, जो आपने पिछले लेक्चर में देखा था, जैसे जे है, जे वाला फॉर्मूला कई बार रट्टा होता है ना, पी ए यहाँ पे होता है, तो डायरेक्टली जो कि आपका रॉन्ग है, मैं इस कलर के पेन के साथ लिख रहा हूं रॉन्ग, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व इसको कर सकते थे, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप अपना दिमाग लगा के इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे भाई आप, ठीक है। पी ए गिवन होगा 0.6 और जी आपके पास गिवन है 0. हाँ जी, सॉरी 0.3 गिवन है जी, ये 0.3 है और ये 0.6 गिवन है, ठीक है। तो 0.18, ठीक है। आई थिंक ये भी आपका एग्जाम्पल के अंदर, ये देखो 0.18 भी आपका इसके अंदर पड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आपके पास दिस वन है, बस इसकी एक ही पहचान है राजे, अगर बी नीचे है इसका मतलब वो हैपनिंग है, हैपनिंग वाले फैक्टर से ही हमारी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। ओके हुआ, तो जे भाई इसका रूल वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके हुआ, बोलो जी, क्लियर है भाई यहां तक, हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए, तो अगला एक बॉल्स के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आ बॉक्स कंटेन 6 रेड बॉल 4 ग्रीन बॉल, ठीक है। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, तो 2 बॉल भाई आपने रैंडमली ड्रॉन करनी है, 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन, ठीक है। वन आफ्टर अनदर, एक एक करके भाई आपने 2 गेंदें निकालनी है, आपने 2 केसेस के साथ इसको भाई सॉल्व करना है क्वेश्चन को। एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक गेंद आपने उठाई, उसको दोबारा वापस उसको देखा, कलर देखा, उसको देखने के बाद बैग बॉक्स के अंदर दोबारा नहीं फेंकी, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, मान लीजिए मैंने एक गेंद उठाई, उसका कलर देखा और वापस उस बैग में फिर रख दी, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में बाहर निकाली, कलर देखा, उसको बॉक्स में डालने की बजाय किसी साइड पे रख दिया, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जैसे जैसे आप गेंदें निकालते जाओगे उसकी गिनती बॉक्स की कम होती जाएगी, लेकिन विद रिप्लेसमेंट में आपकी गिनती कम नहीं होगी, क्योंकि वापस फिर आप गेंद उस बॉक्स में डाल देते हो, ठीक है। तो ये आपके पास भाई क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो एक बॉक्स के अंदर 6 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो 2 बॉल आपने रैंडमली निकालनी है, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी राजी, 2 बॉल निकालनी है, रेड और ग्रीन है, इसका मतलब पहली भी रेड हो सकती है, दूसरी भी रेड, पहली रेड दूसरी ग्रीन, या पहली ग्रीन दूसरी रेड, या पहली भी ग्रीन और दूसरी भी ग्रीन, ठीक है। ये आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगी। और रेड गेंदे आपके पास 6 है भाई और आपके पास ग्रीन गेंदे कितनी है, 4 है, ठीक है जी। बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे राजे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड, ठीक है। इसका मतलब इवेंट E1 बना देंगे, फर्स्ट बॉल इज रेड, E2 बना देंगे, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल भी मेरी क्या है भाई, रेड है। तो इवेंट E क्या है,
बोथ balls आर रेड। इसका मतलब ये जो ई इवेंट होगा राजे, इन दोनों की इंटरसेक्शन हो जाएगी, क्योंकि दोनों अगर हैपन होंगी तभी मेरा इवेंट ई क्या होगा राजे, हैपन होगा। ओके हुआ, क्लियर है भाई पॉइंट। तो इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इंटरसेक्शन सेकंड रेड। ओके हुआ भाई। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं राजे, तो दोनों केसेस के साथ आपने करनी है। एक तो पहले अगर मैं देखूं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड इंटरसेक्शन सेकंड रेड, ठीक है। तो आपने पहली गेंद निकाली, वो किस कलर की आई भाई, रेड कलर की। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड व्हेन फर्स्ट रेड इज अकर्ड। तो फर्स्ट रेड तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है राजी, ठीक है। ऐसे ही यही फॉर्मूला बनेगा इसका भाई, बिल्कुल सर यही फॉर्मूला बनेगा। ओके भाई। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में देखते हैं भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अब ये सिंगल बॉल की तरह ट्रीट करेगा भाई, ठीक है, सिंगल बॉल की तरह ट्रीट करेगा। तो टोटल रेड कितनी है, 6। तो टोटल गेंद कितनी है भाई आपके उसके अंदर, 10 है, ठीक है। तो 6/10 इनटू, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मींस आपने गेंद को उठाया, इसके बाद उस रेड बॉल को वापस नहीं रखा। इसका मतलब अब सेकंड बॉल के लिए आपके पास रेड बॉल कितनी रहेगी, 5, और 4 कितनी है, ग्रीन बॉल, ठीक है। तो सेकंड भी रेड होनी चाहिए, तो सेकंड रेड के लिए कितना होगा, 5/, टोटल कितनी होगी, 5 रेड है, 4 ग्रीन, तो 5/9। समझ में आई मेरी बात। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दैट इज 30/90। ओके। अगर इसी क्वेश्चन को मैं विद रिप्लेसमेंट करता तो क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट इस केस के अंदर ये दोनों बाल जो है आपकी आपस में क्या रहे, डिपेंडेंट है, आपस में डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट रेड है इसकी वजह से आपकी ये जो वैल्यू है राजे वो कम ज्यादा हो रही है, मींस सेकंड वाल की जो प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो दोनों डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब विद रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ first red intersection second red, that is equal to probability of first red into probability of second red when first red is already occurred, that is equal to, हाँ जी, probability of red मैंने पहली बार निकाली, रेड वाल आई, तो उसकी probability है 5/10 into, सॉरी 6/10, क्योंकि 6 है ना 10, मैंने रेड कलर देखा और फिर उसके अंदर बॉक्स में डाल दिया, क्या गिनती कम हुई, गिनती कम नहीं हुई। तो सेकंड रेड की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजे, 36/100। ओके हो गया भाई। तो जी भाई आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, फर्स्ट बॉल इज ग्रीन। तो क्वेश्चन भाई आपके पास आ गया, फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, तो इवेंट ई बना देंगे भाई हम। तो इवन इवेंट क्या होगा भाई, फर्स्ट ग्रीन एंड, दो बॉल निकालनी है ना, सेकंड रेड। E2 क्या है भाई, फर्स्ट ग्रीन हो जाए एंड सेकंड भी ग्रीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बन सकती है भाई। तो इवेंट ई क्या है भाई, फर्स्ट बॉल इज ग्रीन। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इवेंट ई है राजे, ये क्या हो जाएगा, E1 यूनियन E2। अगर एक भी आपका इवेंट सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा क्या सेटिस्फाई कर जाएगा, हमारा इवेंट ई सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक हुआ। तो इसका मतलब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, तो फर्स्ट ग्रीन सेकंड रेड, या पहली ग्रीन दूसरी भी ग्रीन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा राजे, ग्रीन रेड यूनियन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, एक क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, यहाँ पे क्या आ रहा है राजे, एंड आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इंटरसेक्शन एंड सेकंड रेड, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है जी। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा राजे, यूनियन हो जाएगा। समझे मेरी बात, बोलो कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन,
कोई नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, क्या दोनों इवेंट इकट्ठे पॉसिबल है हैपनिंग होने का? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। करेक्ट हुई इतनी बात? तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑफ 2। ठीक है, ये है आपके इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी, ये है इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी। ओके हुआ जहां तक? बोलो जी। बिल्कुल ओके हो गया सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मैं एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे में कर रहा हूं, इसके बाद आप डायरेक्टली कर लोगे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ग्रीन सेकंड रेड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, फर्स्ट ग्रीन इंटरसेक्शन सेकंड रेड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड व्हेन फर्स्ट ग्रीन इज ऑलरेडी अकर्ड यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन, हाँ जी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन व्हेन फर्स्ट ग्रीन इज अकर्ड। ठीक है, दोनों जो आपकी इवेंट है राजे E1 और E2, ये दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं अकर हो सकते। E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपको ये भी क्लियर है उस केस में, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यही हो जाता ना भाई, बोलो। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन डिवाइड बाय फर्स्ट ग्रीन, प्लस आ जाएगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन जब फर्स्ट ग्रीन ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे मेरे पास दो केस बनेंगे राजे, एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होगा विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट इसको हम लिखेंगे WR आगे से। ठीक है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन, ग्रीन कितनी थी टोटल आपके इसके अंदर राजे? ग्रीन वाल कितनी है? 4 ग्रीन है 6 रेड है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रीन की क्या हो जाएगी 4/10 इनटू, हाँ जी, आप विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक ग्रीन वाल आपकी बाहर चलेगी। ठीक है, सेकंड रेड, सेकंड, इसमें क्या लिखा फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड ग्रीन, इसमें भी सेकंड ग्रीन लिखता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकंड रेड है। ठीक है, तो रेड बाल कितनी है आपके 6 की 6 पड़ी है, लेकिन एक बाल ग्रीन बाहर चलेगी, पहले 10 थी अब कितनी रह जाएगी 9, प्लस ये चीज होगी आपके पास। अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन, तो 4/10 इनटू ग्रीन वाल बाहर चलेगी, सेकंड भी ग्रीन। ठीक है, तो पहले 4 थी, एक बाहर चलेगी तो 3 रहेंगी, टोटल भी क्या होगा 9 होगा। ठीक है, ये मेरा विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया राजे। B विद रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, यहां से देखिए भाई फर्स्ट ग्रीन 4/10, अब मैंने ग्रीन वाल देखी और वापस बॉक्स में डाल दी तो कम नहीं होगी। सेकंड रेड, तो 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन की 4/10, सेकंड ग्रीन की 4/10। ठीक है, ये हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट। हाँ जी, ओके हो गया भाई। तो ये भाई मेरे पास पूरा सॉल्व आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इन डिटेल बता दी मैंने, मैं आपको फिर से बता रहा हूं भाई, मैं बार बार इसको सॉल्व नहीं करूंगा भाई। यहाँ पे मीनिंग समझिए, अगर ऐसी सिचुएशन है, ये दोनों देखो E1 और E2 दोनों यूनियन में आएंगे, लेकिन इंडिविजुअल जो E1 है, क्योंकि फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड ग्रेड, इसके अंदर क्या लगेगा राजे आपकी जे वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मैं आगे से डायरेक्ट ऐसी सिचुएशन बनेगी तो डायरेक्ट मैं आपका फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, और दोनों आपके भाई किसमें होते हैं राजे? दोनों इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे ऑलवेज, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, PA प्लस PB, सिंपल। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होगा उसको क्या लेके चलेंगे 0 लेके चलेंगे, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेकंड वाल इज रेड। ठीक है, तो सेकंड वाल आपके पास क्या है रेड है, तो E1 इवेंट बना लेंगे, सेकंड पे रेड आनी चाहिए, इसका मतलब पहली भी रेड हो सकती है दूसरी भी रेड।
या ऐसा हो सकता है पहली ग्रीन हो दूसरी रेड हो, ठीक है। तो इवेंट ई क्या था आपके पास, सेकंड बॉल इज रेड, इसका मतलब जो ई इवेंट है राजे वो E1 यूनियन E2 हो जाएगा, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। तो E1 प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ZR, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिखिया, क्योंकि E1 और E2 मैं बार बार नहीं लिख रहा भाई, E1 और E2 दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड या फर्स्ट रेड इज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड व्हेन फर्स्ट ग्रीन इज हैपेंड, ठीक है। तो ए केस लिखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई क्या होगा भाई, फर्स्ट रेड, रेड वाल कितनी थी 6/10, एक रेड बाहर चलेगी, तो सेकंड रेड कितनी है भाई 5/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन 4/10, ग्रीन वाल बाहर चलेगी, रेड कितनी है 6/, टोटल कितना हो जाएगा 9, ठीक है। बी पार्ट विद रिप्लेसमेंट, ऐसा करते हैं विदाउट को हम लिख सकते हैं WOR विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, या ऐसे विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई क्या हो जाएगी भाई, रेड बॉल की कितनी है 6/10, रेड बॉल वापस आपने बैग में डाल दी तो इसका भी क्या हो जाएगा 6/10, तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू रेड की 6/10, ओके हुआ, कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है बोथ बॉल ऑफ सेम कलर, बोथ बॉल्स ऑफ सेम कलर, तो इवेंट E1 बना देते हैं भाई, फर्स्ट रेड एंड सेकंड रेड, ठीक है, मींस रेड रेड, E2 फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन, इवेंट E क्या है, बोथ आर सेम कलर, ठीक है। तो दोनों भाई इवेंट आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो ई इवेंट है वो E1 यूनियन E2 हो जाएगा, बोलो जी बिल्कुल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E दैट इज इक्वल टू E1 को हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ RR प्लस लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड व्हेन फर्स्ट रेड इज अकर्ड प्लस probability of first green into probability of second green जब first green is occurred, ठीक है। तो सबसे पहले ए केस देखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो probability of P of E, तो फर्स्ट रेड कितनी है भाई, रेड वाला है 6, तो 6/10, एक रेड बाहर चली गई तो 5/9 प्लस ग्रीन है 4/10 इंटू 3/9, ठीक है। अगर मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E दैट इज इक्वल टू 6/10 इंटू सेकंड रेड की भी क्या हो जाएगी 6/10, क्योंकि देखते सर आपने गेंद अंदर डाल दी है, तो 4/10 इंटू 4/10, ठीक है। तो ये आपका भाई आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। जल्दी से देखिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन, कर लोगे भाई आप सभी क्वेश्चन कर लोगे भाई, बोथ बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट कलर का मतलब क्या, इवेंट E1 बनाएंगे राजे, मान लीजिए पहली रेड दूसरी ग्रीन, या ऐसे भी हो सकती है भाई पहली ग्रीन दूसरी रेड, इवेंट E क्या है बोथ बॉल आर डिफरेंट कलर। करिए सॉल्व भाई जल्दी से, हाँ जी किया सॉल्व। चलिए अब मेरे साथ भाई मैच कर लेना भाई आप अपना आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो हो जाएगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन E2, क्योंकि दोनों में अगर एक भी सेटिस्फाई कर जाएगा मेरा E सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, ओके हुआ। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इंटरसेक्शन सेकंड ग्रीन, ठीक है, यूनियन प्रोबेबिलिटी, यूनियन क्या हो जाएगा दोनों का प्लस हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों इवेंट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है,
फर्स्ट ग्रीन इंटरसेक्शन सेकंड रेड, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन जब फर्स्ट रेड अक्कर हो चुका होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड व्हेन फर्स्ट ग्रीन इज हैपेंड, ठीक है। तो ए केस विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई दैट इज इक्वल टू रेड वाल कितनी है भाई 6/10 इनटू सेकंड इज ग्रीन तो 4 विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रीन इज 4/10, सेकंड रेड मींस 6/9, ठीक है। ऐसे ही विद रिप्लेसमेंट का केस आ जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई दैट इज इक्वल टू 6/10 इंटू 4/10 प्लस 4/10 इंटू 6/10, ओके हुआ, क्लियर है भाई पॉइंट, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, एट लीस्ट वन वॉल इज रेड, फिर है एट मोस्ट वन वॉल इज रेड। तो सिक्स्थ क्वेश्चन भाई आपके पास है एट लीस्ट वन वॉल इज रेड, तो क्या इवेंट बनेगा भाई, एट लीस्ट वन वॉल इज रेड मीन्स कम से कम एक वॉल रेड हो, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एक वॉल रेड का मतलब क्या है, पहली रेड दूसरी भी रेड। दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, पहली रेड दूसरी ग्रीन। तीसरा इवेंट क्या हो सकता है, मान लीजिए पहली ग्रीन है दूसरी रेड है। इवेंट ई क्या था, एट लीस्ट वन वॉल इज, बोलो जी, रेड, ठीक हुआ। तो जो इवेंट ई है राजी जी तीनों की क्या हो जाएंगी, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और तीनों इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मींस सिंपली आपका सम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जिसको हम लिख सकते हैं RR, मींस फर्स्ट रेड इंटरसेक्शन सेकंड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इंटरसेक्शन सेकंड ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इंटरसेक्शन सेकंड रेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E यहाँ पे लिख सकते हैं भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड जेन फर्स्ट रेड इज अकर्ड, फर्स्ट रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन when first red is occurred plus probability of first green probability of second red when first green is occurred, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का केस, ठीक है। तो P ऑफ E की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो फर्स्ट रेड है ना, ध्यान से भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रेड की क्या होगी, रेड बॉल कितनी है 6, टोटल कितनी है 10 इंटू सेकेंड इज रेड, एक रेड बाहर चलेगी, बची कितनी 5 और टोटल कितना रह गया भाई 9, ठीक है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड 6/10 इंटू सेकेंड ग्रीन, ग्रीन वाला है 4, एक रेड बाहर चलेगी 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन तो 4/10, सेकंड रेड 6 एक ग्रीन बाहर चलेगी तो 9, ठीक है। बी आपके पास विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट का केस में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई 6/10 इंटू सेकंड रेड आल्सो 6/10, फर्स्ट रेड 6/10, सेकंड ग्रीन 4/10, फर्स्ट ग्रीन 4/10 इंटू सेकंड रेड 6/10, ठीक है जी, विद रिप्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आगे था भाई आपका सेवंथ क्या था, एट मोस्ट वन वॉल इज ग्रीन, ठीक है। इवेंट ई है आपके पास एट मोस्ट वन वॉल इज क्या है भाई, ग्रीन, एक वॉल आपके पास ग्रीन है, ठीक है। तो इवेंट बना दें E1 एट मोस्ट मैक्सिमम एक वाल ग्रीन हो, ठीक है, कम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो इवेंट E बना दें 0 ग्रीन का केस बना दिया आपने, पहली रेड दूसरी ग्रीन, यहाँ आपके पास क्या हो सकता है पहली ग्रीन दूसरी रेड, ठीक है। तो इवेंट E क्या था, ऊपर लिख रखा है भाई आपने एट मोस्ट वन वाल इज ग्रीन, ठीक है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E होगी दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑफ 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E दैट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई,
probability of first red into probability of second red when first red is occurred। यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा क्योंकि तीनों आपके पास क्या भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। probability of second green when first red is occurred plus probability of first green into probability of second red when first green is occurred, right? तो ए पार्ट देख लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड 6/10 इंटू सेकेंड रेड 5/9 प्लस फर्स्ट रेड इज 6/10 इंटू सेकेंड ग्रीन 4/9 प्लस फर्स्ट ग्रीन 4/10 इंटू सेकेंड रेड 6/9। ठीक है, ऐसे ही आपके पास केस हो जाएगा राजे विद रिप्लेसमेंट का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट इज इक्वल टू 6/10 फर्स्ट रेड, सेकेंड रेड का भी 6/10, फर्स्ट रेड 6/10, सेकेंड ग्रीन इज 4/10 प्लस फर्स्ट ग्रीन इज 4/10, सेकेंड रेड इज 6/10। हाँ जी, ओके हो गया। चलिए तो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 8th इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है भाई, नो बॉल इज रेड। नो बॉल इज रेड मीन्स मेरे पास एक ही इवेंट इवन बनेगा, क्या पहली भी ग्रीन हो दूसरी भी ग्रीन हो। ठीक है, तो इवेंट ई क्या है, नो बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई क्या हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ग्रीन इंटरसेक्शन सेकंड ग्रीन, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन when first green is occurred, right। तो 4/10 इंटू, मैं पहले देखता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट, 4/10 इंटू 3/9। ठीक है, तो अगर मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करूं तो 4/10 इंटू 4/10। ओके हुआ भाई। तो गेंद का क्वेश्चन भाई सॉल्व कर दोगे अगर एग्जाम में आता है, बिल्कुल सॉल्व कर देंगे सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो इसको भाई जल्दी से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। इसके अंदर मैंने जितने भी केस पॉसिबल थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चंस। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करिए हुई। दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 2005 अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। ठीक है, 3 बार भाई आपका टॉस किया गया है कॉइन इन सक्सेशन। इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूस अ हेड, आप देखिए भाई ये गिवन हो गया कंडीशन कि आपका फर्स्ट जो टॉस है उसने हेड दे दिया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इन 3 टॉसेस क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वो आपने भाई निकालनी है, बोलो। तो अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट केस की बात करूं कि 3 टाइम्स आपने एक कॉइन को फेंका गया, तो इसकी जो सैंपल स्पेस होगी राजे दैट इज इक्वल टू हेड हेड हेड, तीनों पे हेड आ जाए, या हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल टेल आ जाए, या टेल 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 आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, या टेल हेड टेल आ जाए। ठीक है, देखो कितने केस हो गए भाई, 3 6, 2 केस और रह गए भाई। तो या फिर टेल टेल हेड आ जाए, या फिर आपके पास टेल, पहले हेड के देखो चारों केस हो गए आपके पास, नहीं हुए। यहाँ पे हेड हेड टेल हेड हो गया, क्या नहीं हुआ, हेड टेल हेड। ठीक है, ये चारों केस आपके पास भाई आ गए थे, आ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की तरह आपको बोला था भाई, वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो ये 4 केस आ गए। अब क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूस अ हेड, ये गिवन है। ठीक है, गिवन क्या आपके पास, फर्स्ट टॉस प्रोड्यूस्ड अ हेड, तो इसका मतलब आप अपनी सैंपल स्पेस को चेंज कर दो। ठीक है, मैंने ये बताया था ना, जिस सैंपल पॉइंट के ऊपर पहली पॉइंट पे हेड आ रहा है वो लिख लो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एस डैश बन जाएगी। ठीक है, तो पहली हेड कौन सा आ रहा है राजी, जल्दी से बताओ। एक तो जे हो गया, जे हो गया, जे हो गया, एक जे हो गया। ठीक है, तो एस डैश आपकी क्या हो जाएगी, एच 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 टी, देन हेड टेल टेल, हेड टेल
हेड, ठीक है, ये 4 केस बन गए, ठीक है। अब इसके लिए मुझे बताना है क्वेश्चन क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इन 3 टॉस। तो एग्जैक्टली 2 हेड आपको चाहिए जिसके अंदर 2 हो, 1 2, जो इवेंट ई है आपके पास एग्जैक्टली 2 हेड मींस कौन से सैंपल पॉइंट आएंगे भाई, HST देन HTH, ठीक है, एग्जैक्टली 2 बोला गया था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E दैट इज इक्वल टू इवेंट में 2 है और S डैश वाली आपने देखनी है भाई सैंपल पॉइंट, ठीक है, कितनी है 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजे 1/2, ठीक है। तो मेथड 1 जो आपको बताया था भाई उसका आपने यूज यहाँ पे करना है, ठीक हुआ, बोलो वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट फिर आपके पास वही क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन गेट इलेक्ट्रिकल 2006, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड एंड सम आर ऑफ नंबर टर्न अप इज कंसीडर्ड, ठीक है। 2 अगर आपने डाइस फेंकी गई है तो इसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी राजी वो क्या होगी, बोलो जी क्या होगी, 1 1 1 2 1 3 1 4, पूरा लिखना पड़ेगा भैया आपको, 1 5 1 6, ठीक हुआ। ऐसे ही 2 के साथ 2 1 2 2 जल्दी से भाई लिखिए भाई, 5 6, अब 6 वाली रो भी हम भाई यहाँ पे लिख लेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। चलिए तो ये मेरे पास भाई सैंपल स्पेस बन जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 डाइस को आपने फेंका, उसका सम आपने 2 डाइस थी ना, दोनों जो भी नंबर आएंगे उसको आपने जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ देने के बाद जो नंबर आएगा, ये 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, सम इज मोर देन 6, ठीक है। दूसरी है कि आपका जो सम है, आर आपका सम है ना, सम इज डिविजिबल बाय 3, वो इंटीजर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी सम इक्वल टू 8 और उसको डिवाइड करना है सम डिवाइड बाय 4, इन दोनों की जो रेशियो है वो क्या आनी चाहिए राजी, इंटीजर आनी चाहिए। ऐसे ही r इज इक्वल टू 6 इज एन इंटीजर डिवाइड बाय r बाय 5, ये दोनों की रेशियो आपकी इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन देख लें भाई, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग देख ले कि आपका जो r है वो मोर देन 6 आना चाहिए, ठीक है। मोर देन 6 के केस में आपका 7 आ जाएगा, मीन जो इवेंट है r की वैल्यू इसके अंदर कितनी कितनी आएगी राजी, 7 8 9 10 11, ये सभी सैंपल पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई बताओ n ऑफ e के अंदर क्या आएगा, हाँ जी 7 से ज्यादा है ना, 7 से ज्यादा, तो 1 + 6 7, ये 7 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 7 से ज्यादा आपका क्या क्या होगा, 2 6 हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, 3 5 3 6, नेक्स्ट क्या है आपके पास, 4 और 3 7 हो जाएंगे, 4 4 4 5 4 6, नेक्स्ट 5 वाली सीरीज कौन सी होगी, 5 3 से चल जाएगा, 5 3 5 4 5 5 5 6, नेक्स्ट 6 3 सॉरी 6 2 से चल जाएगा, मोर देन 6 चाहिए ना, तो 7 भी आएगा भाई। अरे भाई आपने गलती कर दी भी, चलो जो चीज स्किप होगी उसको हम बाद में ऐड कर देते हैं भाई, 6 4 6 5 6 6, ठीक है।
इसके अंदर देखिए कौन सा पॉइंट है, क्योंकि मोर देन 6 था ना, हम मोर देन क्या हो गए 7 समझ गए थे, ठीक है। तो 7 वाला सम भी आएगा भाई, इसका मतलब ये 1 6 भी आएगा इसके अंदर, 1 6 भी ऐड कर दीजिए। और क्या रह गया आपके पास, 2 और 5 देखो आ गया इसके अंदर, 2 6 तो आ गया है, 2 5 नहीं आया, उसको भी ऐड करो 2 5 को भाई, ठीक है। ऐसे ही 3 4 को भी ऐड करेंगे, ऐसे ही 4 3 को भी ऐड करेंगे, ठीक है। बोलो ओके हुआ। ऐसे ही हम 5 2 को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बताओ कितने सैंपल पॉइंट होंगे भाई आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 भाई आपके पास पॉइंट आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ E दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 36, क्या मैच कर रही है, ये बोल रहा है 1/6 आ रही है, ठीक है। तो क्या कैंसिल होगी तो नहीं आ रही भाई, 7 या 21, तो 7/12 आ रही है क्या। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या आपके पास रॉन्ग है, ठीक है जी। समझ में आई मेरी बात। तो ऐसे ऐसे भाई आपने सभी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरे पे क्या भाई, आपका बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो इवेंट ई है कि आपका जो सम है वो डिवाइड बाय 3 आना चाहिए, वो एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डिविजिबल बाय 3 का मीनिंग ये हुआ जो एन ऑफ ई है उसके अंदर आपके पास जो सम है आर वो किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए, आर आपका 6 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा ना, 9 आना चाहिए और 12 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से हम उठा लेते हैं भाई आपके सैंपल पॉइंट कौन कौन से हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा 1 + 2 3, हाँ जी 1 और 5 6 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 4 6 हो जाएगा, और तो नहीं इसके अंदर आएगा भाई 12 नहीं बनेगा। तो 3 में क्या आएगा, 3 और 3 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा ना, बिल्कुल सर। फिर 4 2 6 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 4 9 हो गया, 5 6 11 हो जाएगा, और एक राजे 5 और 1 भी रहेगा ना राजे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 वाली सीरीज में 6 3 हो गया, 6 6 हो गया, ठीक है। तो देखो कितने सैंपल पॉइंट बन रहे हैं अभी इवेंट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो कितने आ गया भाई 12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E दैट इज इक्वल टू 12/36 दैट इज 1/3, ठीक है। लेकिन आंसर कितना आ रहा है इसका 5/6, इसका मतलब ये आंसर भी क्या है मेरा रॉन्ग है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन सी ऑप्शन में क्या है भाई, सम r इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई सम इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। हाँ जी बोलो यार, बिल्कुल ओके है ना, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या है प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है r इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई r/4। इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये ऑलरेडी अक्कर्ड है ना, ये क्या है ऑलरेडी अक्कर्ड। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो सैंपल स्पेस है उसको चेंज कर लो राजे, एस ऑफ डैश लिख लो, ठीक है। एस ऑफ डैश में क्या आएंगे, कौन से पॉइंट आएंगे राजे, जो डिविजिबल बाय 4 हो। तो डिविजिबल बाय 4 कौन से होंगे भाई, जिसका सम मेरा 4 से डिविजिबल हो। तो 1 3 हो गया, 1 के साथ कुछ और तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, 2 और 2 4, 2 में कोई और, 2 और 6 8 हो गया जी। लेकिन ये पॉइंट आपने ध्यान से लिखने होते हैं, ठीक है, कोई मिस नहीं होना चाहिए। 3 और 5 आ जाएगा, आगे 4 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 4 8 होते हैं ना। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है, और 6 और 2 आ जाएगा, ठीक है, और कोई भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सॉरी एक 6/6 ये भी 12 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एस डैश आ गया, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या निकालना है, जिसका सम 8 हो, ठीक है। तो इसमें से देख लो जिसका सम 8 आ रहा है, ठीक है।
तो ये देखो 6 + 2 8 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 4 दैट इज इक्वल टू कितना भाई 4 डिवाइड बाई सैंपल पॉइंट कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर कितना आ गया राजे 4/9। ठीक है, तो क्या जी ऑप्शन में है, अरे सी ऑप्शन आपके पास नहीं गिवन, ये है 5/9, ये ऑप्शन करेक्ट कर लो भाई, ये है इक्वल टू 5/9, जैसे ये 1/18 गिवन है ना। ठीक है, तो देखो आपका कितना आ रहा है 4/9 आ रहा है, सम बाई 8 आना चाहिए, ये 4 आपका मिसिंग आ रहा है जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5/9। ठीक है, तो पता चल गया ना आपको कि आपने जो चीज डिवाइड में होती है उसका मतलब होता है वो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग मैंने सैंपल स्पेस को चेंज कर लिया है। ठीक है, चेंज करने के बाद मैंने उसका आंसर निकाल लिया है। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन चेक करेंगे हम। ठीक है, चलिए आप खुद से ट्राई करिए भाई ऑप्शन डी को चेक करने की, उतनी देर मैं इसको रीज कर लेता हूं भाई। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा वो मेरे साथ आपने मैच कर लेना है। ठीक है जी, सिंपल था, जो चीज बताई गई है उसी में से आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई बाहर से पकड़ के ले आ रहा है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 6, सम इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब ये ऑलरेडी अक्कर्ड हो चुका है भाई, ऑलरेडी अक्कर्ड। अगर ये ऑलरेडी अक्कर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आपने अपनी सैंपल स्पेस को चेंज कर लेना है। ठीक है, तो डिविजिबल बाई 5 क्या होगा 1 4 हो जाएगा, 2 में क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 इसके बाद 10 इसका आंसर नहीं बनेगा, 3 में देखो 3 और 2 4 और 1 5, 4 और 6 10 हो जाएगा, फिर 5 और 5 10 हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बिना तो नहीं कुछ है भाई, नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। ठीक है, अब इवेंट ई के आपके पास कि आपका जो सम है वो 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से देख लो 6 सम वाले कौन से हैं। ठीक है, इसका 5 है, 5 5 5 10 10 10, तो इसका मतलब नंबर ऑफ देश जिसका सम 6 हो वो तो कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी राजे वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दैट इज इक्वल टू 0/7 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजे 0 आ जाएगा। समझे मेरी बात, समझे भी, क्वेश्चन इजी था ना, बिल्कुल इजी था सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, इफ एट वन चाइल्ड इन अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन इज अ बॉय, अब कंफर्म हो गया ना 2 चिल्ड्रन है, तो सबसे पहले अगर जनरल सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, पहला बॉय हो सकता है, दूसरा भी बॉय हो सकता है, जहां पहला बॉय दूसरी गर्ल, या पहली गर्ल दूसरा बॉय, या फिर दोनों क्या हो गर्ल। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन ये है वन एट लीस्ट वन चाइल्ड इन अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन इज अ बॉय, वन चाइल्ड बॉय होना चाहिए, मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसका मतलब गर्ल गर्ल वाली जो सैंपल स्पेस है वो आपकी हट जाएगी, तो बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय। ठीक है, गिवन क्या आपके पास एट लीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय। ठीक है, ये मेरे पास हो गया राजी एस डैश। ओके बोलो, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपके पास, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो आपने भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है आपके पास बोथ आर बॉयज। ठीक है, मींस बॉय बॉय। ठीक हुआ, हाँ जी, ओके हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बॉय क्या हो जाएगा राजे, दैट इज 1 डिवाइड बाई, इसमें इवेंट कितने 1 2 3, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके हुआ, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए भाई, a box contain 4 white ball and 3 red ball,
इन सक्सेशन 2 balls आर randomly selected, 2 बाल भाई आपने निकालनी है, ठीक है, एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉक्स, अतः उसको बॉक्स में से बाहर निकाल देना, मींस विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। गिवन दैट, आपको क्या गिवन है, फर्स्ट रिमूव्ड बॉल इज वाइट, ठीक है, तो भाई ये गिवन हो गया भाई, जो फर्स्ट रिमूव्ड बॉल है आपकी वो क्या है, वाइट। अब क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड, तो प्रोबेबिलिटी आपने ये निकालना है, सेकंड रिमूव्ड बॉल इज रेड व्हेन फर्स्ट रिमूव बॉल इज वाइट। ठीक हुआ, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जहां फिर आपने ऐसा करना है, आपने अपनी जो सैंपल स्पेस है उसको चेंज कर देना है, सैंपल स्पेस के उसके अंदर क्या होगा, 4 तो व्हाइट बॉल है, व्हाइट बॉल 4 है और रेड बॉल आपकी 3 है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने सैंपल स्पेस को चेंज कर देना है एस डैश, कि आपके ने एक व्हाइट बॉल रिमूव कर देनी है, ठीक है, व्हाइट बॉल एक रिमूव कर दी तो व्हाइट बॉल कितनी बची, 3, तो रेड बॉल भी कितनी आपके पास 3 है, ठीक है। तो सेकंड बॉल रिमूव्ड वाज इज रेड, ठीक है। अब क्या है, इसके अकॉर्डिंग तो आपकी एक रेड बॉल की ही प्रोबेबिलिटी मांगी जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि एक बॉल तो आपने निकाल दी है, दूसरी जो बॉल है क्योंकि वो निकालने के बाद अब ये वाला केस हो गया, ठीक है, इसका मतलब सेकंड बॉल की आपने सेकंड जो आपकी बॉल है जिसका मतलब है रेड बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगी, रेड बॉल इसके अंदर टोटल कितनी है 3, टोटल बॉल्स कितनी रिमेनिंग है भाई 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ओके हुआ। तो इस टाइप के भाई सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने भाई कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर मैं देखूं ऐसे भी लिख सकते थे, सैंपल स्पेस अगर मैं 2 बॉल के विद रिस्पेक्ट टू देखूं तो आपके पास पहली रेड दूसरी रेड, पहली रेड दूसरी वाइट, पहली वाइट दूसरी रेड, या फिर दोनों वाइट, ठीक है। तो एस डैश आपका सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगी कि पहली बार आपकी क्या हो, रिमूव्ड बार इज वाइट, तो ये दोनों केसेस के अंदर आ जाएंगे भाई, वाइट रेड वाइट वाइट, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के सेकंड रिमूव्ड बाल इज रेड, ठीक है। तो जे आपके पास आ जाएगा राजे, जे इस इवेंट में एक आएगा, टोटल कितनी है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ऐसे भी आप भाई बता सकते हो, ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा भाई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।